अब हम कक्षा 10वीं से गणित सब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो गणित सब्जेक्ट का जो पहला अध्याय है वह है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या वाले में बहुत सारे जो है वो बेसिक जानकारी भी दिया हुआ है। तो बेसिक जानकारी का वीडियो मैं लेके नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि बेसिक जानकारी हम उसी समय, जिस समय हम क्वेश्चन हल करेंगे उसी समय मैं आप लोगों को बेसिक जानकारी देते रहूँगा। तो हम डायरेक्ट अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 को। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसके अंदर 3 प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें से पहला जो है वो है 135 और 225। तो 135 और 225 का हमें क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें इसका हल निकालना है। तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, पहले को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है 135, ठीक है, 135 और 225, 135 और 225 यहाँ पे दिया हुआ है। इसका हमें यूक्लिड विभाजन करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस a को हम क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको a को समझो भाज्य, b क्या है, भाजक है, और यहाँ पे जो q लगा हुआ है वो क्या है, भागफल, और r जो है वो शेषफल है। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन का सूत्र, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा संख्या होता है, तो यहाँ पे देखो 135 या 225, इन दोनों में देखो सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो सबसे बड़ा संख्या है 225। तो 225 को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या कहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे भाज्य रहेगा। अब हम 225 को भाग देंगे किससे, 135 से। बड़े संख्या को हमेशा छोटे संख्या से भाग दिया जाता है। तो 225 को भाग दे दो 135 से, तो कितने बार गया ये, तो 135 से जब भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, तो ये हो गया 135। अब इसको घटा दो, तो घटाने में प्राप्त हो रहा है ये 0 हो रहा है, ये 9 और ये 0 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखो कितना बचा है शेष, 90। अब इस पूरे प्रक्रिया को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो भाजक क्या है, तो हमारा भाजक है 135, तो यहाँ पे लिखो 135। भागफल कितना प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हुआ 1, तो ये हो गया 1, और शेषफल कितना है 90, ठीक। तो एक स्टेप हो गया, पहला स्टेप। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में चलेंगे, हम यहाँ पे लिखते चलेंगे स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 कंप्लीट। अब अगले स्टेप में चलेंगे। अगले स्टेप क्या होगा कि जो 135 है, देखो अब 90 क्या है, शेषफल है, छोटा है किससे, 135 से। तो अब हम क्या करेंगे, 90 से भाग देंगे 135 को। तो 90 से भाग दे दो 135 को, तो कितने बार जाएगा, 90 से जब हम भाग देंगे 135 को तो एक बार जाएगा, तो ये भी गया एक बार। घटा दो इसको, तो घटाने में हमें प्राप्त हो रहा है ये 5 प्राप्त हुआ, और यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ, 45। अब इस स्टेप को भी पूरा यहाँ पे लिखो। तो यहाँ पे देखो बड़ा संख्या कौन सा है, 135, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2 में 135 बराबर, उसके बाद ये क्या है, भाग किससे दे रहे हैं, 90 से, तो ये हो गया भाजक 90 आया, भागफल कितना आया, 1 आया, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे 45 प्राप्त हुआ। फिर देखो अभी भी शेषफल हमारा 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो अभी और आगे हल कर सकते हैं इसको। तो आगे हल करो, तो अब क्या करेंगे, 45 से 90 को भाग देंगे, तो दे दो 45 दूनी कितना हो गया, 90। देखो शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0। तो स्टेप 3 में लिखो, किससे भाग, स्टेप 3 में किसको भाग दे रहे हैं, 90। तो ये 90 यहाँ पे आ जाएगा, भाज्य बन गया वो। भागफल कितना है, भाजक कितना है 45, और भागफल 1, और शेषफल 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 3 स्टेप में ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसमें एचसीएफ कौन सा होगा। तो देखो अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो जस्ट ऊपर वाला जो शेषफल होगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। इसको याद रखना, ठीक है। अगर शेषफल लास्ट में अगर जहाँ 0 प्राप्त हुआ, देखो यहाँ पे 0 स्टेप ये 3 है ना, स्टेप 3 में लास्ट में क्या प्राप्त हुआ, शेषफल 0, तो जस्ट इसके ऊपर में शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है,
45, तो यही क्या होगा, इसका HCF होगा। तो यहाँ पे लिखो HCF बराबर 45। ठीक है, ये आपका आंसर है। पूरा लिखना चाहोगे तो इसको कुछ अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, तो उसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख लो। चलो पूरा लिखते हैं। अतः 135 और 225 का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक बराबर 45 है। ये है इसका पूरा आंसर। इसके बाद देख लेते हैं इसमें दूसरा प्रश्न को। दूसरा क्या है, तो दूसरा दिया हुआ है 196 और 38 220 ये दिया हुआ है। अब इसका भी हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन नियम लगाएंगे इसमें भी। तो यूक्लिड विभाजन नियम क्या होता है, तो आपको शॉर्टकट में मैंने बता दिया था। ठीक है, ए फिर BQ फिर प्लस R, यही होता है यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन में इसमें हमें मान को रखते जाना है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो सबसे बड़ा संख्या है 38220, ये सबसे बड़ा संख्या है। तो इसको भाग देंगे किससे, 196 से। तो भाग दे दो, 38220 को भाग दे रहे हैं 196 से, 196 से। तो 196 से जब भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, ये जाएगा पहले में एक बार 196, तो एक बार गया। कितना शेष बचा, तो जो शेष बचा उसको यहाँ पे लिखते जाओ। तो यहाँ पे बचा 6 बचा है, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे 1। देखो अभी भी और संख्या पीछे में। ठीक है, तो और संख्या तो क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे उतार लेंगे। तो उतार लो, उसके बाद फिर भाग दो, तो फिर भाग दे रहे हैं, तो ये जाएगा 9 बार। 9 बार में ये आ रहा है 1764, ये आ गया। इसको भी घटा दो, तो इसका घटाने में कितना प्राप्त हो रहा है, घटाने में प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है 8 और यहाँ पे 9 और ये दोनों शून्य और ये शून्य प्राप्त हो गया। फिर पीछे में अंक क्या है, 0, 0 को भी उतार लो। अब 196 को फिर से भाग दो, तो 196 को जब हम 5 बार भाग देते हैं तो 980 आता है। तो ये हो गया 980, घटा दो, शेष कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हो गया। तो ये हो गया इतना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसे मान को लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा भाजक कितना हो गया 196 गुणित भागफल कितना हुआ 195 और शेषफल कितना हो गया, शेषफल प्राप्त हुआ 0। अब यहाँ पे देखो शेषफल अगर 0 प्राप्त हो रहा है तो हमारा जो HCF है वो कितना प्राप्त होगा, तो HCF हमारा प्राप्त होगा 196। समझ में आ रहा है क्यों 196 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो शेषफल कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन ये जो है पूरा पूरा भाग दे रहा है, पूरा पूरा भाग कर रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा 196 हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे लिखो अतः 196 और 38220 का HCF बराबर 196 है। ठीक, ये हो गया दूसरा। इसके बाद देख लेते हैं तीसरा प्रश्न को। तो तीसरा क्या है, तीसरा है 867 और 255 867 और 255 को यूक्लिड विभाजन करेंगे। तो यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो सबसे बड़ा है ये, तो इसको हम भाग देंगे 255 से। तो ये हो गया 867 यहाँ पे आएगा, बाकी भाग देने के बाद हम लोग लिखते जाएंगे। तो ये हो गया 867 255 से भाग दे रहे हैं, तो 255 से भाग दे रहे हैं तो कितने बार जा रहा है, ये जा रहा है 3 बार, 3 बार गया। और ये आएगा 5 और ये 6 और 7, इतने बार गया। ठीक, 700, 3 बार में 765 आया इसमें। अब यहाँ पे घटा दो, तो घटाने पे आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, इसको ये दोनों 0 हो गया और यहाँ पे आ गया 1 आ गया। फिर
देखो इसको, इसके बाद क्या करेंगे 102 को, अभी भी ये शेष फल हमारा कितना प्राप्त हुआ 102 प्राप्त हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे पूरा पहले लिखेंगे। तो देखो 255 गुणित भागफल कितना हुआ 3 और शेषफल 102 प्राप्त हुआ। तो ये स्टेप 1 प्राप्त हो गया हमें। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की ओर। तो स्टेप 2 में क्या होगा, देखो इससे भाग देंगे अब 255 को, तो 255 को भाग दे दो। तो 255 को भाग देंगे तो कितने बार जा रहे हैं, तो 2 बार जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखो 2 और ये हो गया 204, घटा दो तो कितना प्राप्त हुआ, ये हो गया 1 और ये हो गया 5 और ये 0। तो दूसरा स्टेप में लिखो स्टेप 2 कितना है, तो 255 को हमने भाग दिया इस बार, ये 255 बराबर भाजक कितना है 102 गुणित भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना है 51। ठीक है, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि शेषफल जब तक 0 प्राप्त नहीं होगा तब तक आंसर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, अब स्टेप 3 की ओर चलेंगे। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, जो 102 है इसको भाग देंगे 51 से। तो 102 को भाग दे दो 51 से, कितनी बार गए 2 बार, तो ये आ गया 102 और यहाँ पे शेषफल 0। तो हम स्टेप 3 लिखते हैं, 102 को हमने भाग दिया और भाग किससे दिया 51 से, और भागफल कितना आया 2 और शेषफल 0। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है उसके ऊपर में शेषफल कितना है 51, तो हमारा एचसीएफ कितना होगा 51 होगा। तो यहाँ पे लिखो अतः 867 और 255 का एचसीएफ बराबर 51 है। ठीक, इस तरह से तीसरा प्रश्न अभी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, हमें धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना है। ये आप स्पष्ट याद रखना ना, धनात्मक विषम पूर्णांक, और जो जो मान दिया है उसी मान को धनात्मक विषम पूर्णांक हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन नियम को उपयोग करेंगे। तो जो सूत्र उपयोग करेंगे आप सबको पता है, तो हम अभी डायरेक्ट यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना ए कोई विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है जहां b बराबर 6। ठीक है, जहां b बराबर 6। अब यहाँ पे देखो b बराबर हमने 6 क्यों लिया, तो b बराबर 6 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे 6q था, मतलब तीनों में 6q+1 है, 6q+3 है, फिर 6q+5 है। तो देखो सबके साथ 6 जुड़ा हुआ है, तो 6q के साथ गुणा के रूप में है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, b का मान जो है वो हमारा क्या होगा 6। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, वहाँ पे लिखा हुआ जो मान है वो 6a है, 6q1 है, फिर 6q3 है, फिर 6q5 है। तो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, आपको ये वाला सूत्र दिखाई दे रहा है ना, a बराबर bq+r। तो देखो b का मान क्या प्राप्त हो गया 6, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बाकी q तो जुड़ा हुआ है, और r का मान देखो 1 3 5 है, तो ये इसका मान है। तो b का मान 6 कहाँ से आया, b का मान 6 यहाँ से आया। अब हमें यहाँ पे r का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखो और r बराबर क्या लेंगे, r बराबर लेंगे 0 1 2 3 4 5। ये क्यों ले रहे हैं, r के बराबर 0 1 2 3 4 5 क्यों ले रहे हैं, तो जो b का मान है, देखो आप समझना थोड़ा सा ना, जो b का मान है उस b के मान से कम होना चाहिए r का मान। तो b के मान से कम क्या है, क्या क्या संख्या कम है, 5 कम है, b का मान क्या है 6 है ना, तो 6 से क्या क्या कम है, 5 कम है, 4 कम है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है, मतलब ये सभी के सभी 6 से कम है, इसीलिए r का जो मान ले रहे हैं वो क्या आ रहा है 0 1 2 3 4 5 आ रहा है। हम इसके आगे नहीं ले सकते, अगर इससे आगे लेंगे या इससे बराबर लेंगे तो b के मान के बराबर हो जाएगा।
तो बी से हमें हमेशा क्या करना है, कम ही मान को लेना है, इसीलिए ये क्या है, आर का मान बी से कम आया। अब यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन नियम लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है, ए क्यू बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1। अब इसी समीकरण में क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में आर बराबर 0, पहले क्या रखेंगे, आर बराबर 0 लेके हल करेंगे। तो पहले स्टेप में आर बराबर 0 लेने पर तथा बी बराबर क्या रखेंगे, बी का मान जो 6 है वही रखेंगे, तो बी बराबर 6 रखने पर अब इस समीकरण में रख दो, तो ये हो गया ए बराबर बी का मान कितना है, 6 है, और ये 6 है ना, 6 क्यू प्लस आर का मान क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। फिर आगे इसको हल करो तो ये हो जाएगा a बराबर 6q। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, विषम और सम में उत्तर लाना है ना, तो मतलब विषम पूर्णांक लाना है। तो क्या ये विषम पूर्णांक है, ये हमें देखना है। तो हम यहाँ ये कैसे पता करेंगे कि ये विषम है कि नहीं। तो आप एक चीज़ जान लो कि किसी भी सम संख्या को चाहे सम के साथ गुणा करो या विषम के साथ गुणा करो, हमेशा क्या प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा। कैसे, जैसे देखो सम संख्या क्या है आपका 6 है, को गुणा कर दो 1 से, तो देखो 6 प्राप्त हो गया। तो 6 सम है कि विषम, सम। 6 को गुणा कर दो 2 से, सम संख्या के साथ भी गुणा कर दो, तो क्या प्राप्त होगा, 12। फिर 6 का गुणा 3 के साथ कर दो, देखो ये विषम संख्या के साथ गुणा करें सम संख्या को, तो क्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या ही प्राप्त हो रहा है। तो मतलब क्या है, अगर हम सम संख्या को सम से गुणा करेंगे चाहे विषम से करें, तो हमारा मान क्या होगा, सम ही प्राप्त होगा। तो ये क्या है, ये सम है। ठीक है, एक मान क्या निकल गया, सम निकल गया। इसके बाद एक लेके हल करेंगे। अब फिर से लो समीकरण 1 में r बराबर इस बार 1 लेंगे, 1 लेने पर तथा b बराबर 6 रखने पर। b का मान सिर्फ 6 है, इसलिए हर बार हम क्या करेंगे, b का मान 6 ही रखेंगे। अब यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या था, a बराबर b का जगह में क्या रखें, 6q, और r का मान क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। आगे अब इसको और हल कर लो, तो ये हो गया a बराबर, और ये हो गया आगे और हल नहीं होगा, बस इतना ही होगा ना, 6q + 1 होगा। अब यहाँ पे देखो ये सम होगा कि विषम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला मान पूरा क्या आया था, सम आया था ना, और सम के साथ विषम का योग है, तो क्या होगा, सम के साथ विषम का योग। तो यहाँ पे समझो ये सम आया है, ठीक है, और ये क्या है, विषम संख्या है। तो सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा विषम। ठीक है, विषम ही प्राप्त होगा। तो एक क्या हो गया हमारा, विषम प्राप्त हो गया। उसके बाद देखो समीकरण 1 में फिर से क्या करेंगे, r बराबर 2 लेने पर तथा b बराबर 6 रखने पर तो ये हो गया a बराबर 6q प्लस इस बार क्या रखेंगे, r का मान 2 रखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये जो है ये सम है, और ये भी क्या है, सम है, और सम क्या हो जाएंगे, सम ही होगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है, ये तो सम है और सम के साथ सम को जोड़ेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, सम ही प्राप्त होगा। तो दूसरा क्या है, ये वाला जो बेस है ये सम ही प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम विषम वाले को बस समीकरण मान लेते हैं, विषम जो प्राप्त होगा उसी को हम क्या करेंगे, समीकरण मानते हैं। तो विषम वाला कौन सा, ये प्राप्त हुआ था इससे पहले वाले में, तो इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब हम आगे फिर बढ़ते हैं। अब हम फिर से क्या करेंगे, समीकरण फिर से 1 में जाएंगे। समीकरण 1 में r बराबर इस बार क्या रखेंगे, 3 लेने पर तथा b बराबर 6 रखने पर। तो b बराबर फिर से 6 रख दो। अब ये आ गया a बराबर 6q + 3। तो ये क्या हो गया, देखो ये वाला है ये सम है, और ये क्या है, विषम है। और सम और विषम
का योग होने पे क्या होता है, विषम ही होगा। तो ये आ गया विषम। तो इस वाले को हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 जिसमें विषम हमें प्राप्त होगा योग करने पे, उसी को हम क्या मानेंगे, समीकरण मान लेते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध भी विषम वाले को ही करना है। ठीक, अब इसके बाद समीकरण आगे बढ़ते हैं। फिर समीकरण 1 में क्या रखेंगे, r बराबर 3। ठीक है, बाकी आपको वही रखना है जो लिखा है वही, सॉरी r बराबर यहाँ पे 4 रखेंगे। तो ये हो गया a बराबर 6q प्लस 4। तो ये क्या होगा, देखो ये सम है और ये भी सम है, तो सम सम क्या होता है, सम ही होगा। फिर समीकरण फिर से देखो 1 में, सॉरी हम समीकरण 1 पहले से मान चुके थे ना, तो ये हम क्या रखेंगे, ये वाला 3 हो जाएगा और इससे आगे वाला क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में r बराबर 5 रखने पर तथा b बराबर हम क्या रखेंगे, वही मान रखेंगे। ठीक है, b बराबर 6 ही रखेंगे। तो यहाँ पे हो गया a बराबर 6q प्लस 5। तो 6q प्लस 5 ये क्या होगा, तो ये हो गया 6q प्लस 5। तो ये हो गया सम और ये विषम, और सम और विषम क्या हो जाएगा, विषम ही होगा। तो इसको हम ले लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 4 हो गया। इसके बाद आगे हल करो तो देखो क्या लिखेंगे, समीकरण 2, 3, 4 हमें विषम पूर्णांक ही याद करना था कि ये जो मान है वो विषम पूर्णांक है या नहीं। तो आप लिखो समीकरण, यहाँ पे लिखते हैं अतः समीकरण 2, 3 और 4 से स्पष्ट है, समीकरण 2, 3, 4 से स्पष्ट है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 2 पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों के समान वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि जो अधिकतम संख्या वाले, मतलब अधिकतम संख्या किस टुकड़ी में होगा, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी यूक्लिड विभाजन नियम का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, तो यहाँ पे लिखो, सूत्र है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको भी हल करें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है a इक्वल BQ प्लस R। इसी सूत्र से हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखो जो मान है वो क्या है, 616 सदस्य दिए हुए हैं। ठीक है, 616 सदस्य और 32 सदस्य दिए हैं। तो 616 बड़ा है, तो 616 से हम भाग किसको करेंगे, 32 को, सॉरी 32 से भाग करेंगे 616 को। तो ये 616 भागित 32। अब यहाँ पे हल भाग दे दो, तो ये हो गया 32 एकम 32, एक बार जाएगा, घटा दो इसको, तो घटाने में यहाँ पे ये 9 हो गया और ये दोनों हो गया 2, तो आ गया 29, और पीछे में क्या है, 6 लगा हुआ है। ठीक है, तो 6 लगा तो उतार लो। उसके बाद आगे इसको हल करो तो ये चला जाएगा 9 बार में आ रहा है 288, 32 निया 288 होता है। और इसको फिर से घटाओ तो ये प्राप्त हो गया हमें यहाँ पे 8 और ये 0 और ये 0। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा है, ठीक है, वो क्या होता है, भाजक होता है, सॉरी भाज्य होता है। तो भाज्य क्या है, 616 बराबर ये 32 हो गया, जिससे भाग देना, और भागफल कितना प्राप्त हो, 19, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 8। तो ये स्टेप वन हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, 8 से इस 32 को भाग देंगे, तो भाग दे दो, तो 8 चौक 32, तो ये प्राप्त हो गया 0।
तो स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, स्टेप 2 बराबर स्टेप 2 और ये हो गया 32 बड़ा संख्या भी। अब भाग किससे दिए, 8 से दिए और भागफल कितना आया, 4 आया और शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखो इसमें हमें यहाँ पे 0 के ऊपर शेषफल क्या प्राप्त है, 8। तो 8 ऐसी टुकड़ी होगी जिसमें अधिकतम संख्या, मतलब जो टुकड़ियों की संख्या 8 होगी, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक संख्या है। तो यहाँ पे लिखो अतः टुकड़ियों की अधिकतम संख्या 8 होगा, 8 है या 8 होगा, ठीक है, तो 8 होगा लिख लेना। ये क्या है, आपका आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पे संकेत दिया हुआ है। संकेत यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, जो हमने यूक्लिड विभाजन वाले नियम लगाए थे, जो प्रश्न क्रमांक 2 को हल किए थे, सेम वैसे ही हम इसको भी हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 में क्या था, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। माना, ठीक है, माना a एक पूर्णांक है जहाँ b बराबर कितना है, b बराबर हम लेंगे 3, ठीक है, जहाँ b बराबर 3 और r बराबर क्या क्या रखेंगे। अब r बराबर आपको पता चल गया होगा, तो r बराबर हम लेंगे, इससे छोटा क्या क्या हो सकता है b से, तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, यही अंक आएगा ना, 0 1 2, तो ये r का मान हो गया। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर BQ+R, इसको ले लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, मानों को रखेंगे। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में R बराबर 0 तथा B बराबर 3 और Q बराबर M रखने पर तो A बराबर, तो B का मान कितना है 3 और Q का मान क्या रखेंगे, M रखेंगे और R का मान क्या रखेंगे 0। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो A का वर्ग हो गया बराबर 3 का भी वर्ग हो गया, तो 3m का वर्ग, और ये हो गया a वर्ग बराबर, ये हो गया 9m का वर्ग। तो यहाँ पे a वर्ग बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 और 3m का वर्ग। तो यहाँ पे माना, चलो यहाँ पे लिखेंगे a वर्ग बराबर 3 और इसको मान लेते हैं बड़ा m। तो यहाँ पे लिखो चूंकि 3m वर्ग बराबर हमने क्या माना, बड़ा m माना, ठीक है, यहाँ पे माना लिख लो, तो इसके स्थान पे हमने ये माना। अब उसके बाद समीकरण 2 देखो, समीकरण 1 में ही लिखो, तो ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में फिर क्या रखेंगे, r बराबर 1 तथा b बराबर 3 और q बराबर m रखने पर, तो फिर से रखो a इक्वल फिर 3m प्लस 1। अब इसका वर्ग कर दो, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a का वर्ग इक्वल 3m+1, ये हो जाएगा इसका वर्ग। तो यहाँ पे सूत्र लगेगा a प्लस बी का वर्ग बराबर a वर्ग प्लस b वर्ग, इसका आंसर आएगा और 2ab। तो इसी तरह से इसको बांट लो, तो a का वर्ग बराबर, तो ये हो जाएगा 3m का वर्ग प्लस इसका भी वर्ग हो गया 1 का वर्ग प्लस 2 इंटू 3m इंटू 1,
तो ये हो गया ए वर्ग, ये हो गया 9m का वर्ग प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6m, इतना हो गया। तो देखो mm वाले को एक साइड का ला लेते हैं, क्रमवार जमा लो, तो 9m का वर्ग प्लस 6m प्लस 1, सॉरी यहाँ तक हो गया, दिखाई नहीं दे रहा था, सॉरी। आगे देखो a का वर्ग इक्वल, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, 3, यहाँ पे देखो 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, सिर्फ 3 को, दोनों में है उभयनिष्ठ में, लेकिन हमें 3 लेना है, इसलिए 3 बस को बाहर निकाल लो। बाकी बचा क्या है, तो इन दोनों में देखो, उसके बाद अंदर में बचेगा 3m का वर्ग प्लस 2m प्लस 1, तो ये हो गया a का वर्ग इक्वल 3, इस पूरे मान को m मान लिए, इस पूरे मान को m मान लेते हैं, और ये हो गया 1। ठीक है, तो इसको हम अगला समीकरण दे देते हैं, तो इसको हमने दिया समीकरण 3। फिर समीकरण 1 में r बराबर क्या रखेंगे, 2, बाकी पूरा मान जैसा है वैसे ही यहाँ पे लिखा रहेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, फिर a बराबर 3m प्लस 2, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो इसका भी वर्ग करेंगे, तो ये हो गया इसका वर्ग, इतना होगा। फिर ये 3m प्लस 2 का वर्ग, वही सूत्र हम वहाँ पे लगा रहे हैं जो पहले लगाए थे, ठीक है, तो a प्लस वाला, तो यहाँ पे आ गया a का वर्ग, फिर 3m का वर्ग प्लस उसके बाद है 2 का वर्ग, फिर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 2, ठीक है, 2, तो इतना हो गया। फिर आगे इसको हल करो, तो आगे इसको हल करते हैं, तो ये प्राप्त हो रहा है हमें 9m का वर्ग प्लस ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 6 और दूनी 12, तो 12m प्राप्त हो गया। इसको क्रमवार जमा लो, तो 9m का वर्ग प्लस 12m प्लस 4। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम 9m का वर्ग प्लस 12m प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 4 को हमने तोड़ लिया 3 प्लस 1 में। फिर आगे इसको हल करेंगे, तो देखो ये वाला यहाँ से क्या निकल सकता है, इन तीनों से 3 उभयनिष्ठ निकल गया, 3 बस को हमें निकालना है, बाकी जो मान है उसको जैसा वैसे रहने दो। तो 3m का वर्ग प्लस 4m प्लस 1 और प्लस 1, तो यहाँ पे देखो इस पूरे मान को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो 3m प्लस 1, इसको हमने दे दिया समीकरण 4। ठीक है, तो समीकरण यहाँ पे 2, 3, 4 से स्पष्ट है, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2, 3 और 4 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक m के लिए सभी 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये कंप्लीट हो गया आपका चौथा प्रश्न। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में 8 के रूप का होता है। तो हमें क्या क्या निकालना है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, उसके बाद देखो। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन लगाएंगे, मतलब जैसे हमने प्रश्न क्रमांक 4 को बनाया वैसे ही हम इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखो हल, माना a एक पूर्णांक है, जहाँ b बराबर,
अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा है कि b बराबर अगर हम लोग 9 रखते हैं तो हमें 9 से नीचे क्या क्या मान है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 तक के हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि 9 को अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक है, गुणनखंड मतलब समझते हो ना, इस तरह से कर लेते हैं 9 3 गुणित 3 एकम 3। तो देखो क्या मान प्राप्त हो रहा है, 3 मान हो रहा है। तो हम b का मान 3 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। क्यों 3 मान सकते हैं, तो अगर अगर हम 3 यहाँ पे मानते हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ा समझना, 3 अगर हम यहाँ पे मान रहे हैं तो देखो 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे b के मान को यहाँ पे 3 मानेंगे। तो b बराबर 3 माना, ठीक है, ये हमें लिख देना है, ठीक है। तो और r बराबर हम क्या क्या मानेंगे, तो b से 3 से क्या 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 मान हो सकते हैं, तो 3 से नीचे जो मान होगा वो 0 1 और 2 होगा। तो ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे हमें यूक्लिड विभाजन निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर r बराबर 0, b बराबर क्या रखेंगे, b बराबर 3 और q बराबर m, ठीक है, रख देंगे। तो यहाँ पे रख लो a बराबर 3m प्लस 0। और इसका क्या करेंगे अब घन करने पर, तो घन कर दो तो देखो ये 0 वाला हल होके क्या हो गया इतना, तो बचे कितना, 1 का 3 घात 3m का 3 घात, यहाँ पे आ गया a का 3 घात, और यहाँ से देखो 27 हो गया, 3 तिया 9 9 तिया 27 और m का क्यूब हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। अब यहाँ पे a का 3 घात और 27, तो 27 में हमें क्या लाना था, 9। b का मान हमने 9 नहीं माना है, 3 माना है, लेकिन हमें क्या निकालना है, b का जो मान क्या होना चाहिए था, 9 होना चाहिए, लेकिन 3 आया है। तो 3 आया है तो 3 हमें नहीं लेना है, इसमें 9 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 9 को बाहर करो और बचा कितना, 3 और m का 3 घात। तो ये वाला पूरा मान हमने क्या माना यहाँ पे, चूंकि 3m का वर्ग बराबर बड़ा m ना, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा बड़ा m माना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 का 3 घात बराबर 9 और ये बड़ा m आ गया। तो इसको हम दे देते हैं समीकरण 2। इसी तरह से समीकरण 1 में फिर से रखो, तो समीकरण 1 से अब हम समीकरण सिर्फ 1 से लिख लेते हैं, ठीक है। r बराबर बस रखेंगे इतना, r बराबर 1। तो ये हो गया a बराबर b का मान कितना होगा 3 और इसका मान m और r का मान 1। अब इसको घन कर दो, तो घन करने पर तो 1 का 3 घात 3m प्लस 1 और ये हो गया। तो यहाँ पे लिखो, देखो सूत्र में कैसे बनता है ये, तो ये a का 3 घात प्लस b का 3 घात प्लस 3ab का वर्ग और प्लस आएगा 3a वर्ग b। तो ये इसका सूत्र होता है। तो इसी तरह से इसको घन कर रही है, तो इसको देखो इसी फॉर्म में हमें बांटना है। तो ये हो गया 3m का 3 घात प्लस 1 का 3 घात प्लस 3 यहाँ पे है 3, a का मान क्या है, एक ही बार है, तो इंटू लिखो 3m इंटू b कितना है, तो b है 1 का वर्ग, फिर प्लस फिर लिखो 3 a का है, a का वर्ग है तो 3m का वर्ग और इंटू लिखो 1। अब इसको आगे हल कर लो, तो ये कितना हो गया 27m का 3 घात प्लस 1, फिर ये हो गया 3 तिया 9, तो ये हो गया 9m, फिर ये हो गया 9, ये हो गया 3 तिया 9, 9m का वर्ग और 9 गुणित m का वर्ग करेंगे कितना 27, तो 27m का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रमवार इसको जमा लो, तो 27, ये 27m का 3 घात प्लस 27m का वर्ग प्लस 9m प्लस 1 बराबर, यहाँ पे देखो क्या बाहर निकाल सकते हैं, इन सभी में 1 तो 9, हमें सिर्फ 9 को निकालना है। तो 9 बाहर निकाल लो, m भी निकाल रहे लेकिन m को हमें नहीं निकालना है, ठीक है। तो 9 बस को निकाल लो और ये हो गया 3m का 3 घात प्लस 3m का 2 घात प्लस m प्लस 1।
इस पूरे मान को हमने m मान लिया, तो ये हो गया 9 m प्लस 1 प्राप्त हो गया। इसको हम दे देते हैं समीकरण 3। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ें। अब फिर से हमें क्या करना है, समीकरण 1 से फिर से लेना है r बराबर 2 रखने पर तो a बराबर 3m प्लस 2, इसका भी हम घन कर देंगे तो 1 का 3 घात 3m प्लस 2, और इसका क्या हो जाएगा 3 घात हो जाएगा। अब इसको भी हम वैसे जैसे सूत्र लगाए थे वैसे सूत्र में हम तोड़ेंगे तो क्या होगा 3m का 3 घात प्लस 2 का 3 घात प्लस 3 इंटू 3m इंटू 2 का वर्ग प्लस 3 इंटू 3m का वर्ग इंटू 2। आगे इसको हल करो तो ये हो जाएगा 27m का 3 घात प्लस 8 प्लस 3 3 9, और ये हो गया 9 चौक 36, 36 ये m आ गया, प्लस ये हो गया 9 और 9 3 27, और 27 दूनी कितना हो गया 7 दूनी 54, 56, तो ये हो गया 56 m का वर्ग हो गया। सॉरी 56 नहीं 54 ना, 54 m का वर्ग हो जाएगा। अब इसको क्रम से जमा लो तो 27 m का 3 घात प्लस 54 m का वर्ग प्लस 36 m प्लस 8। अब यहाँ पे देखो सभी से क्या निकाल लेंगे, 9 को बाहर निकाल लेंगे तो बचा क्या 9 या 27, 3m का 3 घात बचा, और 9 छक्के 54 होता है तो 6 बचा यहाँ पे m का वर्ग, और प्लस ये हो गया 9 8 9 चौक 36, तो 4m बचा, और ये लास्ट क्या है इतना। तो इस पूरे मान को हम क्या करेंगे कोष्ठक के अंदर, उसमें उस पूरे मान को हम m मान लेंगे, तो ये हो गया m प्लस 8, और इसको हम दे देते हैं समीकरण 4। ठीक है, इतना निकल गया। तो देखो 9m प्लस 8 भी निकल गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे तो समीकरण, यहाँ पे लिखो समीकरण 2 3 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक घन के लिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया 5वां प्रश्न का आंसर है। तो इस तरह से ये पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो गया।